दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 16 का, ठीक है, जो कि पिछले वीडियो में पढ़े थे कहाँ तक, अपवर्तन पे कुछ आधारित घटनाएं तक, ठीक है। आगे हमने कहा था कि अगले वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग क्रांति कोण, पूरा आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, प्रिज्म, विचलन कोण, विचलन, सब वस्तुओं का रंग निर्धारित करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश का वर्ड विक्षेपण भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्रांतिक कोण से। कहाँ से? क्रांतिक कोण से, कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण, ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। देखिएगा क्रांतिक कोण की परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं उससे क्या पूछेगा। ये पूछता है, ठीक है, कि क्रांतिक कोण बनने के लिए जो किरण है किस माध्यम से किस माध्यम की तरफ जाती है, ठीक है। तो देखिएगा क्रांतिक कोण कब बनता है, तो इसकी परिभाषा से आप लोग समझिएगा। इसकी परिभाषा कहते हैं, जैसे मान लीजिए दो माध्यम है, कौन कौन माध्यम हमारा होता है, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम, ठीक है। ये हो गया हमारा विरल माध्यम और ये हो गया हमारा सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो जो किरण डाली जाती है क्रांतिक कोण के लिए वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है। कहाँ जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम को जाती है, ठीक है। तो क्या है इस पे कि जो आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? हमारा आपतन कोण बनता है, ठीक है। तो बताएंगे इसकी परिभाषा कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। यानी जो अपवर्तन कोण हो आर वो कितना हो? 90 अंश हो। किसके लिए? आई के लिए। अब आई का किसी भी थीटा पे यदि आई का हम थीटा मतलब कोण बढ़ा रहे हैं तो इधर आर का भी मान बढ़ता है, ठीक है। यानी जैसे हम आपतन किरण, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम डाल रहे हैं ये किरण, आपतित किरण, तो इसके बीच का जो आई है मान लीजिए वो θ1 है, ठीक है। जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, जैसे जैसे इसका मान हम बढ़ाएंगे ऐसे, तो उधर आपतन कोण का भी क्या होगा? मान बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा? बढ़ेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे मान लीजिए है तो ऐसे इसका क्या होगा? दूर हटेगा ना ये अभिलंब से, ऐसे बढ़ेगा इसका। यानी हमारी पहली किरण डाले हैं तो ये निकला, पर जैसे इसको बढ़ाएं तो ये भी क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी। फिर और बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ऐसे और बढ़ेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये पृथकारी तल है दोनों पृष्ठों का, उसी से क्या होगी? ये भी उसी तल से क्या होती हुई? उसी तल से जाती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उस समय? यह विलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो थीटा है वो कितने का हो? यानी अपवर्तन कोण कितने का अंश हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। तब ये जो आई का मान होगा, यानी जैसे जैसे हम बढ़ाए हैं ना, तो जो आई का मान होगा, आई का जितना थीटा एंगल आएगा वही हमारा क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो आप बताएंगे कि सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण, ठीक है। सघन माध्यम को किसे डिनोट करते हैं हम लोग? डी से, और विरल माध्यम को किसे डिनोट करते हैं? आर से। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो हम ले इसमें किसके सापेक्ष? सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में कोण हमारा 90 अंश का बन रहा है ना, ठीक है। तो लेंगे इसे कि सघन के सापेक्ष विरल में बना कोण, तो जिसके सापेक्ष लेते हैं उसको ऊपर लिखते हैं ना, तो इसमें क्या है हमारा? क्रांतिक कोण। इसको किसे डिनोट करते हैं? सी से। तो क्या होता है? साइन सी होता है ना। जैसे हम लोग नियतांक निकाले हैं तो जो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की जो ज्या है उसका जो अनुपात है नियतांक के बराबर होता है, या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम में जो कोण बना है, तो सघन माध्यम में क्या बना है? साइन सी बना है, और विरल में क्या बना है? साइन 90 अंश बना है। क्या बना है? साइन 90 अंश, ठीक है। यदि यही हम ले किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष सघन का, तो ये हो जाएगा आर एन डी बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष लेते हैं उसका मान ऊपर लिखते हैं और जिसका लेते हैं उसको
नीचे लिखते हैं, तो साइन सी हो गया। और यहां से चेंज करेंगे तो आर एन डी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 अपान साइन सी, 1 अपान साइन सी हमारा आ जाता है फार्मूला, ठीक है, क्रांतिक कोण का। कि यहाँ पे यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक पता है तो हम साइन सी का यानी क्रांतिक कोण का मान निकाल सकते हैं। और जनरली जो वायु के सापेक्ष जो कांच का क्रांतिक कोण होता है, वायु के सापेक्ष कांच का जो क्रांतिक कोण होता है, कांच का क्रांतिक कोण यानी सी जो होता है वो कितना होता है 42 डिग्री होता है। कितना होता है 42 डिग्री, ठीक है। यानी वायु हमारा क्या है विरल माध्यम है और कांच क्या है हमारा सघन माध्यम है। तो वायु के सापेक्ष जो कांच का क्रांतिक कोण होता है यानी जो साइन सी का जो मान आता है वो कितना आता है 42 डिग्री आता है, ठीक है। कितना आता है 42 डिग्री। बात समझ में आई है, चलिएगा। तो ये होता है हमारा क्रांतिक कोण। इसी पे समझ लीजिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जैसे देखिए जब ये जो हमारा क्रांतिक कोण हुआ ना कि जैसे क्रांतिक कोण मान लीजिए थीटा बराबर इतना पे क्रांतिक कोण हो गया, तो जो अपवर्तित किरण है वो क्या हो गई है, वह पृथकारी तल से होते हुए चली गई है। और फिर जैसे इसका इस मतलब क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, जिस माध्यम से किरण गई है उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन हो जाएगा, वो भी पूर्णतः परावर्तन हो जाएगा। यानी जैसे और बढ़ाएंगे इसका थीटा का मान जैसे और बढ़ाएंगे तो ये जिस माध्यम से गई यानी सघन माध्यम से गई है तो सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, पुनः वापस लौट आएगी यानी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे क्रांतिक कोण के लिए था कि जो किरण है वो सघन माध्यम से किधर जानी चाहिए, विरल माध्यम से, ठीक है। तो सघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण का गमन होना चाहिए, ठीक है, गमन। यानी जो प्रकाश की किरण का जो गमन होना चाहिए वो सघन से किधर होना चाहिए, विरल माध्यम की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन ये है कि जो क्रांतिक कोण का मान है, ठीक है, जो आपतन कोण के मानी, आपतन कोण को ही समझ लिए, यानी जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये जो हमारा क्रांतिक कोण बना है, क्रांतिक कोण पे तो ये जो किरण है पृथकारी तल से होते हुए चली जाइए। जैसे क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, जैसे बढ़ाएं, जैसे हमारा यहाँ पे जो आई था आपतन कोण वह क्रांतिक कोण कहलाया है। जैसे क्रांतिक कोण से मान आपतन कोण का मान जैसे बढ़ाए हैं, ठीक है, वैसे ये किरण क्या हुई है उसी माध्यम से यानी सघन माध्यम से गई थी उसी माध्यम में लौट आई है। तो इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखिए आप लोग, तो जो हीरा है, ठीक है, ये प्रचलन में है सबसे ज़्यादा। कोई भी आपको ये उदाहरण दे देता है जैसे हीरा चमकता है। हीरा क्या है हमारा ठोस है यानी सघन माध्यम है, और जैसे वायु क्या है हमारा विरल माध्यम है। जैसे प्रकाश जाती है, ठीक है, सघन से गई विरल से गई सघन में, और जब उस सघन में चली तो उसमें से भी तो जाके परिवर्तन होगा ना। जैसे मान लीजिए यही कांच है तो कांच, मान लीजिए कोई भी कांच लेते हैं तो प्रकाश जाती है तो उसको भी पार कर जाती है ना, ठीक है। तो जो हीरा होता है जैसे उसमें प्रकाश जाएगी अंदर तो फिर वो सघन माध्यम में गई, और सघन माध्यम में गई तो उसका क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण से ज्यादा होता है। जैसे क्या होती है वो हीरे के अंदर जो प्रकाश गई रहती है उसी में उसका परिवर्तन होता रहता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन उसी में होता रहता है, जिसके कारण वो हीरा क्या होता है चमकने लगता है। जैसे मान लीजिए हीरे का शेप होता है ना, ऐसे बना रहा होता है, ठीक है। तो जैसे इसमें से कोई किरण गई, प्रकाश की किरण जैसे इसमें गई, ठीक है, गई इसमें, तो इस पर हम मान लीजिए अभिलंब खींच दिए, ठीक है, अभिलंब खींच दिए तो ये क्या होगी, इसके तरफ झुकेगी, इसी में क्या होगा, इसका इसी में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता रहता है, इसी में होता रहता है ऐसे। तो क्या हो जाए, इसीलिए क्या होता है हीरा हमें चमकते हुए दिखाई देता है, ठीक है। और बात करें तो जो शीशे होते हैं उसमें दरार पड़ जाते हैं, वो भी चमकने लगते हैं। जैसे आप लोग 4 व्हीलर पे देखे होंगे कि यानी किसी का जो हेड मिरर है, ठीक है, यदि वो
किसी कोई टुकड़ा ही किसी कोई पत्थर का मार दिया, यदि वो क्रैक हो गया है तो देखेंगे तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसे ही और उदाहरण ले लें आप लोग तो रेगिस्तान की मृग मृचिका हो गई। ठीक है, ये भी किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परिवर्तन का। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको दिखाए तो हम फाइबर केबल, जो हमारी फाइबर केबल है, ठीक है, फाइबर केबल जो है यह पूर्णांतरिक परिवर्तन का बढ़िया उदाहरण है। यानी इस फाइबर केबल के थ्रू ही आजकल देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी सूचनाएं हैं उसका ट्रांसमिशन होता है किसके कारण, किसके द्वारा? फाइबर केबल के द्वारा। ठीक है, ये भी किस पे काम करती है? पूर्णांतरिक परिवर्तन पे भी। ये भी केबल बनाई जाती है ऐसी। ठीक है, ये हमारा बनाया जाता है सघन माध्यम। ठीक है, इसके बीच में एक विरल माध्यम ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, और ऊपर से ब्लैक कलर का या जो पारदर्शक वस्तु से क्या किया जाता है? इसको ढक दिया जाता है। और जब इसमें सूचनाओं को डाला जाता है तो वो सूचनाओं का क्या होता है? इसी में पूर्णांतरिक परिवर्तन होता रहता है और यह बहुत कम समय में बहुत काफ़ी लंबी दूरी तय करके और सूचनाओं को क्या करती हैं? आगे तक पहुंचा देती हैं। ये हमारी क्या है? फाइबर केबल। ठीक है, आजकल देखेंगे ये जो नेटवर्क लगे हैं, जितने भी टावर लगे हुए हैं, उनमें से जो केबल आया रहता है ना, वो समझिए वही हमारी क्या है? फाइबर केबल है। ठीक है, तो फाइबर केबल सूचनाओं को भेजने के लिए बहुत स्पीड रखती है ये। ठीक है, यही सारी पूरी मतलब जमीन के नीचे जो रोड के नीचे जो जियो के टावर लग रहे हैं तो उसको खुदाई करके देख रहे हैं ना, लगाए जा रहे हैं जो केबल, वो सब फाइबर केबल लगे होते हैं। ठीक है, समुद्रों में बिछाए गए हैं। तो ये भी किस पे काम में करता है? फाइबर केबल पूर्णांतरिक परिवर्तन पे ही काम करता है हमारा फाइबर केबल। ठीक है, और उदाहरण देखें तो मैं बता दूं आपको, जैसे हीरे का चमकना तो बता ही दिया, फिर पानी में डूबी हुई कांच की नली का भी चमकना किसका उदाहरण है? पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, और जो जल पे बुलबुले बनते हैं वो भी चमकीले दिखाई देने लगते हैं, वो भी चमकने लगते हैं, वो भी किसके कारण है? पूर्णांतरिक परिवर्तन के ही कारण है। बात समझ में आई है? चलिएगा, यानी कोई भी आपको चीज दिखे, ठोस सघन वाली चीज दिखे और चमकती हुई दिखे तो समझिए उसमें पूर्णांतरिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मृग मृचिका बनता है तो उसमें भी वही हो जाता है। क्या होता है कि जैसे रेगिस्तान है, धूप होगा तो जो रेतीली भूमि है वो क्या होगी? ज्यादा हीट होगी तो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है उसके आसपास के, यानी जो नीचे की वायु होती है वो गर्म होके क्या हो जाती है? हमारा क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है, मतलब विरल बन जाता है, और ऊपर की वायु क्या हो जाती है? ठंडी, यानी वो सघन बन जाता है। ठीक है, और ऊपर से सघन से प्रकाश आएगा तो उसी पे उसका परिवर्तन होता रहता है, तो देखेंगे तो वैसे दिखता है। ठीक है ना, तो मृग मृचिका भी किसका उदाहरण है? हमारा पूर्णांतरिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। बात समझ में आई है? चलिए अब हम समझ लेते हैं प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, इतना हो गया ना। चलिएगा, आपसे क्रांति कोण से यही पूछ सकता है कि क्रांति कोण, ठीक है, किस माध्यम में बनता है? तो सघन माध्यम में बनता है। क्रांति कोण के लिए किरण किस माध्यम से किस माध्यम की तरफ जानी चाहिए? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जानी चाहिए। वो भी वही कंडीशन किस में होता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन में भी होता है। ठीक है ना, ये आपसे फार्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं हम लोग प्रिज्म। चलिएगा समझिएगा प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म की परिभाषा क्या बताएंगे आप लोग? तो कहेंगे किसी कोण पे झुके जो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोण है ए, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। और इस प्रिज्म कोण पे ये जो दो समतल पृष्ठ है ये क्या है? इसी पे झुके हुए हैं, और इसी से घिरा हुआ ये जो पारदर्शी माध्यम है, ये जो क्या है? पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। बात समझ में आई है? तो प्रिज्म की परिभाषा आप लोग ये बता सकते हैं कि किसी कोण पे झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो बस ये तो प्रिज्म की परिभाषा हो गई। लेकिन प्रिज्म से होता क्या है कि हम प्रिज्म से क्या करते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं। ठीक है, इसमें और एक आता है न्यूनतम विचलन कोण निकालने की स्थिति। ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण उस पे फार्मूले होते हैं, उसका फार्मूला होता है, उस पे न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं। तो देख लेते हैं वो फार्मूला क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, ठीक है,
न्यूनतम विचलन कोण देख लीजिए क्या है, ठीक है, विचलन कोण या विचलन कोण, और उसी में न्यूनतम विचलन कोण आता है हमारा, ठीक है, विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण, इसको लेमडा एम से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, लेमडा एम से, ठीक है, या लेमडा से दिखाते हैं, और जो न्यूनतम विचलन कोण होता है, न्यूनतम जो विचलन कोण होता है उसको किससे दिखाते हैं, लेमडा एम से, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण हो, ठीक है, उसको जब इस पे आपतित करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, ये किरण हमने डाला इस पे, ठीक है, तो इस पे हमारा क्या है, अभिलंब है। जाहिर सी बात है ये हमारा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये क्या है हमारा, सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम। तो जाहिर सी बात है जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश, तो अभिलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, तो ये हमारी अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारा अभिलंब बनेगा, अब सघन से विरल में जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ठीक है, ये सघन से गई कहाँ, विरल में, ये जो अभिलंब है इससे क्या होगी, दूर हटेगी, क्या होगी, दूर हटेगी, ठीक है। तो देखिएगा विचलन कोण क्या कहलाता है, जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, यानी ऐसे आगे गई होती, और ये कैसे गई होती, यानी इसका जो परिवर्तन हुआ, ये इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये गया होता, ठीक है। तो यही जो कोण बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। एक कंडीशन ऐसी आती है, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि इसका मान सबसे न्यूनतम होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो ये हमें मायने नहीं रखना है, यानी ये इसकी बनने की कंडीशन को हमें फॉलो नहीं करना है, ठीक है, बस हमके इसके फार्मूले मालूम होने चाहिए, ठीक है ना। तो जो न्यूनतम, मान लीजिए इसका प्रिज्म कोण क्या हो, ए हो, क्या हो, ए हो, और इसका न्यूनतम विचलन कोण क्या हो, न्यूनतम विचलन कोण लेमडा एम हो, तो इस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक एन हम निकालते हैं वो होता है साइन ए प्लस लेमडा एम अपान 2 पूरे का बटा साइन ए बाई 2, ये हमारा फार्मूला होता है। बस हमें इस फार्मूले से काम है, ना कि आपको पेपर में ये पूछेगा कि न्यूनतम विचलन कोण को आप परिभाषित कीजिए या उसको फार्मूले को आप सिद्ध करिए, ये नहीं बताएगा, ठीक है। बस आपको समझना है कि जो न्यूनतम विचलन कोण होता है या विचलन कोण होता है वो क्या होता है, ठीक है, समझ गए। उसका फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूले से हमें क्या है, बस काम है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे आपको सोल्व करने के लिए पेपर में, या आपको ये रिलेशन पूछ देगा, ठीक है, कि न्यूनतम विचलन कोण बराबर होता है, ये रिलेशन पूछ देगा, या इस पे न्यूमेरिकल देगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए यह पूछ देगा न्यूनतम विचलन कोण को प्रदर्शित करते हैं किससे, लेमडा एम से। बात समझ में आई है। चलिए तो ये हमारा फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रकाश का विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण के लिए हमें क्या चाहिए भाई, प्रिज्म चाहिए। वो प्रिज्म ही है जो प्रकाश के, जो अदृश्य प्रकाश है हमारा, उसमें कितने रंग होते हैं ये कौन बताता है हमें भाई, प्रिज्म बताता है, ठीक है। यानी प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, यानी जब हम लोग प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है। कोई श्वेत प्रकाश आई, ये कौन सी प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, जो हमारा सूर्य से आता है। और जब ये आती है तो क्या होता है भाई, जैसे इस पे हमारा अभिलंब है ये, ठीक है। तो ये क्या होती है, 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी क्या होता है 7 रंगों में इसका क्या हो जाता है, बट जाता है 7 रंगों में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे और यहाँ पे ऐसे अभिलंब खींचेंगे तो क्या भागेगी, दूर भागेगी उससे, ठीक है। तो ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे दूर जाते, अभिलंब यहाँ पे खींचेंगे तो ऐसे दूर जाएंगे अभिलंब से सारी किरणें, ठीक है, ऐसे।
या और अच्छे से थोड़ा बना दे भाई। तो इसे ही क्या बोलते हैं, यानी जो प्रिज्म होता है जब इससे कोई श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वह क्या करता है, प्रिज्म उसके जो उसमें छुपे जो रंग होते हैं 7 रंग, उनको क्या करता है, वो विभक्त कर देता है 7 रंगों में। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी जब किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और इसका क्रम क्या होता है, इसका क्रम होता है विग्योर, यानी ऐसे याद करते हैं VIBGYOR, विग्योर। ठीक है, यानी बैगनी, V से वॉयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। R से रेड, यानी देख ले इसका नामकरण अर्थ हो जाएगा आपका नीला, सॉरी नीला कर रहे हैं, बैगनी। V से क्या हो जाएगा, बैगनी। I से इंडिगो यानी आसमानी, ब्लू यानी पीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, सॉरी यहाँ पे नीला है ये, येलो यानी पीला, ओ यानी ऑरेंज यानी किस कलर का, नारंगी, और आर से रेड यानी लाल, लाल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो आपके हैं रंग उसके क्रम हैं। ठीक है, कि जब वर्ण विक्षेपण होता है इसके कैसे बढ़ता है, तो बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। यानी नीचे आपका कौन सा सबसे नीचे, यानी जब इंद्रधनुष बनेगा ना, वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है हमारा इंद्रधनुष। यानी जब बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें हैं आसमान में वह एक प्रिज्म टाइप का बना देती हैं आकार, और उससे आपका वर्ण विक्षेपण यानी वर्ण विक्षेपण होता है, जिससे आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देती है। इंद्रधनुष देखेगा आप हर कंडीशन में उसी तरफ दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए इधर सूर्य है तो इस साइड दिखाई देगी आपकी इंद्रधनुष, यदि सूर्य इधर है तो इस साइड देगी, यानी सूर्य के अपोजिट हमें क्या दिखाई देती है, इंद्रधनुष दिखाई देती है। तो उसमें यही रंग होते हैं, यानी नीचे सबसे बैगनी होता है, आसमानी होता है, नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, लाल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, रंगों का क्रम है। इसको आप याद कर सकते हैं विग्योर से, किससे, विग्योर से, या आ पिनाला ऐसे कुछ है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, उससे याद करते हैं बहुत लोग, लेकिन मैं विग्योर से याद किया हूँ, मुझे वो आ पिनाला पता नहीं क्या है, वो नहीं याद है। ठीक है ना, तो हम विग्योर से याद करिए आप, वो मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, इसमें दिया है कि नहीं दिया है, शायद इसमें नहीं दिया है। आ नाल पिनाला ऐसे होता है। ठीक है, आ नाल पिनाला, तो आप उससे याद करिए या विग्योर से याद करिए। ठीक है, उनके वर्णों का क्रम, क्योंकि पूछ देता है क्वेश्चन में, आप पेपर में आपसे पूछ देगा कि जो वर्ण विक्षेपण के रंग हैं उनका क्रम बताइए। कोई 3 ही दे देगा, इसमें ये नहीं कि पूरे को उठाए, 3 ही को उठा देगा। जैसे मान लीजिए उठा दिया नीला को, लाल को और हरा को, कहेगा कि इसका वर्ण विक्षेपण के क्रम में नीचे से सजाइए या ऊपर से सजाइए, कैसे होते हैं। तो आप कैसे सजाएंगे, नीला नीचे से सजा रहे हैं तो नीला, फिर उसके बाद से हरा और उसके बाद से लाल, ऐसे आपको सजाने के लिए पूछ देता है। यानी 3 रंग दे देगा, 2 रंग दे देगा, 4 रंग दे देगा, और उसको आपको क्रम में बैठाने के लिए कह देगा। ठीक है ना, चलिएगा बात करते हैं कि जो इसमें हमारा जो होता है, पहले तो इसमें किसका किसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको समझ लेते हैं, या किसका विचलन ज़्यादा होता है उसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा विचलन होता है किसका होता है, बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। किसका होता है, बैगनी कलर का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। देख ही रहे हैं कि किरण ऐसे जा रही है तो बैगनी वाला सबसे नीचे है, नहीं, इसका ज़्यादा विचलन होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। ठीक है, और जिसका ज़्यादा विचलन होगा उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा। यानी जिसका विचलन ज़्यादा होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। ये नोट हो गया है सबका, ये नोट हो गया है, चलिएगा ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यही यहाँ पे समझ लेते हैं क्या, एक तो विचलन, विचलन, ठीक है, और दूसरा तरंगदैर्ध्य।
तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो सबसे ज्यादा विचलन किसमें होता है, यानी यहां पे लिख दे रहे हैं ज्यादा और इधर कम, ठीक है। तो विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बैगनी कलर का, बैगनी रंग का, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का। विचलन कम किसका होता है, लाल रंग का। और तरंगदैर्ध्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी कलर का, बैगनी रंग का। यानी जिसका विचलन ज्यादा होगा उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम होगा, और जिसका विचलन कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, ज्यादा होगा। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो जो सबसे नीचे होता है यानी जो बैगनी है उसका सबसे ज्यादा विचलन होता है, इस कारण उसका क्या होता है, तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है। और लाल रंग का विचलन कम होता है जिसके कारण इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो लाल रंग के यानी जो सूर्य के प्रकाश की लालिमा होती है हमें दिखाई देती है। क्यों, उसका लाल रंग ही हमारे तक पहुंच पाता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसका क्या होता है, बैगनी कलर का तरंगदैर्ध्य कम होता है यानी इसका विचलन ज्यादा होता है, ठीक है। इस कारण हमारा जो आसमान भी है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है बैगनी कलर का या जो नीला कलर है उनका जो है, और बाकी रेड कलर को छोड़कर, ठीक है। ये जो ऊपर से है ना, ये जो कलर छोड़ते जाएंगे तो ये यानी ये जो लाल रंग, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी, ये जैसे आएंगे नीचे तो ये क्या होगा, इनका तरंगदैर्ध्य घटते हुए क्रम में आएगा, ठीक है ना। तो जिसका तरंगदैर्ध्य जितना कम होगा उसका विचलन उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए शाम के या सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य की लालिमा होती है हमारी आंखों तक ही पहुंच पाती है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आया बात। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा वर्ण विक्षेपण। इसमें दिया है आपको, मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं, जो रंग हैं उनके तरंगदैर्ध्य दिया है एंगस्ट्राम में, कि जो लाल रंग है उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है 7800 एंगस्ट्राम से 6400 एंगस्ट्राम तक होता है। इस डायग्राम को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कर देता है कि लाल रंग के तरंगदैर्ध्य का बताइए, परिसीमा बताइए कि ये कितने के कितने बीच होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, मैं कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आई है। चलिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तुओं के रंग, यानी वस्तुओं का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है, कैसे वस्तुएं हमें कलरफुल दिखाई देती हैं। कि ये जैसे मान लीजिए बोर्ड है व्हाइट कलर का है, ये जो मार्कर है ब्लैक कलर का चल रहा है, हम कैसे पहचानेंगे, कैसे होता है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिएगा इतना। चलिए अब बात करते हैं वस्तुओं के रंग के, ठीक है। वस्तुओं का रंग यानी कोई भी वस्तु है उसका रंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, इसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग, 7 रंग होते हैं, जो अभी आपको दिखाया है, ठीक है। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो लाल, ठीक है, नारंगी, हरा, पीला, ठीक है, हरा पीला, उसके बाद से नीला, आसमानी, और कौन सा, बैगनी। ये हमारा रंग होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे रंग है जो एक दूसरे से मिक्स होकर बन जाते हैं, जिसे हम द्वितीयक रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक रंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। तो क्या होता है कि जब भी कोई भी वस्तु रखी गई, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, और जब इस पे श्वेत प्रकाश पड़ी, कौन सी प्रकाश पड़ी, श्वेत प्रकाश पड़ी, तो इसमें से यह कुछ रंगों को अवशोषित कर देगा और कुछ को परिवर्तित करेगा। तो जिसको वो परिवर्तित करता है, जिस रंग का क्या करता है वो परिवर्तन कर, जैसे मान लीजिए लाल रंग का क्या कर दिया, वो परिवर्तन कर दीजिए, तो ये वस्तु का रंग कैसा हो जाएगा, रंग जो हो जाएगा इस वस्तु का क्या हो जाएगा, वो लाल कलर की, यानी जिस कलर का परिवर्तन होगा वो उस रंग की वस्तु दिखाई देगी। तो मान लीजिए वस्तु ये तो अपारदर्शक है, तो हम बता दिए कि भाई जो परिवर्तन होगा वो हो जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पारदर्शी हैं, यानी जिससे प्रकाश होकर गुजर जाता है, तो उसका निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखिएगा, 2 प्रकार की वस्तुएं हमारी, एक है अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी जिससे आर पार प्रकाश न हो, और एक है हमारी कौन सी, पारदर्शी। कौन सी है, पारदर्शी, ठीक है। तो अपारदर्शी में सेम ये कंडीशन होती है
कि जब वस्तु है उस पर श्वेत प्रकाश पड़ा और उसमें से जिस रंग को वो अवशोषित कर ले, ठीक है, जिन जिन रंगों को अवशोषित कर लेगी उसकी बात छोड़ दीजिए भाई, अवशोषित कर ली वो उसका हो गया, लेकिन जिसका वो परिवर्तन कर देगी, ठीक है, जिसको वो रिफ्लेक्ट कर देगी उस कलर की हमें वस्तु दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए लाल रंग का परिवर्तन किया तो लाल रंग की दिखेगी, हरा रंग का परिवर्तन किया तो हरे रंग की दिखेगी, नीले रंग की परिवर्तन की तो नीले रंग की दिखेगी, ठीक है, ऐसे दिखेगा। यही बात करें पारदर्शी वस्तु की, जैसे मान लीजिए हमारी पारदर्शी वस्तु है, ठीक है, इसका कैसे होगा कि जब इस पे कोई श्वेत प्रकाश पड़ेगा, श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, जिस रंग का क्या होता है इसमें, ठीक है, जिस रंग का हमें क्या होता है अपवर्तन होता है, जिस रंग का अपवर्तन होता है, मान लीजिए और सारे रंगों को अवशोषित कर लेगी, जो एक कलर, जैसे मान लीजिए हरे कलर का क्या हो गया, हरे रंग का क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, तो यह जो पारदर्शी वस्तु है वह किस रंग की दिखाई देगी, हरे रंग की, ठीक है। श्यान कलर का परिवर्तन हुआ तो श्यान कलर की दिखाई देगी, यानी जिस कलर का परिवर्तन होता है उस कलर की वस्तु दिखाई देती, अपवर्तन होता है पारदर्शी माध्यम में, ठीक है। पारदर्शी वस्तु हो तो अपवर्तन जो होगा जिस रंग का वो उस कलर की दिखाई देगी, यदि वह क्या हो अपारदर्शक वस्तु हो तो जिस रंग का परिवर्तन होगा वो उस रंग की दिखाई देगी, ठीक है। तो जिसका परिवर्तन होगा जिस कलर का वह उस कलर का दिखाई देगी, किस में, अपारदर्शी में, और पारदर्शी में जिसका अपवर्तन होगा जिस रंग का उस रंग का दिखाई देगी। ये तो आपको बहुत सिंपल है, आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। बात समझिएगा मूल रंग की, इतने जो रंग है इसमें से जो मूल रंग है, मूल या प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग, इसका मतलब क्या है कि वे रंग मतलब जो अन्य किसी रंग से मिलकर न बने हों, ठीक है, उनको अन्य किन्हीं रंगों से मिलकर बनाया नहीं जा सकता है, वो प्रकृति ने वो समझिए उन्हें बना दिया है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो हमारे जो लाल, नीला और हरा, यानी लाल, नीला और हरा जो है, इन्हीं तीन रंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक रंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो लाल, नीला और हरा रंग है यह और किन्हीं रंगों से मिलकर नहीं बनाया जा सकता, इनको किन्हीं और रंगों से मिला के हम बना ही नहीं सकते हैं, लाल, नीला और हरा रंगों को, ठीक है, किसी भी कलर को मिला के आप इन्हें नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें हम लोग प्राथमिक क्या कहते हैं, प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे हिंदी वर्णमाला, तो उसमें जो अ आ है, ठीक है, या जैसे मान लें स्वर की बात करें, स्वरों में तो जो अ आ, ये जो अ आ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से जो अ, छोटी ई और छोटा उ, इसको हम लोग क्या मानते हैं, मूल स्वर मानते हैं, मूल स्वर, और जितने स्वर हैं इन्हीं स्वरों से मिलके बने होते हैं, इस कारण अ, ई, उ को हम मूल स्वर कहते हैं। इसको और किसी से जोड़ के हम नहीं बना सकते हैं, जबकि आ को हम बना सकते हैं, किसे, अ धन अ जोड़ के हम बना सकते हैं, आ बन जाएगा, लेकिन अ को क्या बना देंगे किसी से जोड़ के, अ धन कुछ बनेगा, नहीं बनेगा, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। उसी प्रकार ये जो लाल, नीला, हरा है इसे हम मूल रंग या प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि ये अन्य किसी रंगों से मिलकर नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं द्वितीयक रंग की, द्वितीयक रंग की, तो वे रंग जो इन मूल रंगों से मिलकर बनाया जा सकते हैं, यानी इनको मिला के हम जितने रंग बना दें, जितने रंग बना देंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, द्वितीयक रंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीयक रंग। जैसे आ जाता है आपका पीला, पीला आ जाता है, श्यान कलर आ जाता है, और मैजेंटा आ जाता है, मैजेंटा यानी ये जो केसरिया रंग होता है, ठीक है, मैजेंटा आ जाता है। तो पीला, श्यान, मैजेंटा जो कलर है वो द्वितीयक रंग है। क्या है, द्वितीयक रंग। और एक आता है आपका संपूरक रंग, संपूरक रंग। संपूरक रंग किसे कहते हैं, तो कोई भी दो रंग, ठीक है, जिसको हम मिला के क्या करें, जिसको हम मिला के क्या बना दे, सफेद रंग बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक रंग। यानी वह जो दो रंग जिसको मिलाने से सफेद रंग प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संपूरक रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूरक रंग कहते हैं। बस इतना ही है आप लोगों के चैप्टर में, यहाँ से ये चैप्टर ही समाप्त हो जाता है, और जो इसके महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई है ना। तो महत्वपूर्ण तथ्य जरूर, यानी जितने भी फिजिक्स के लेसन हैं, केमिस्ट्री के लेसन हैं, जो उसके लेसन समाप्त होने के बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए रहते हैं, यानी पूरे लेसन को एक जगह निचोड़ के रखा रहता है, उसमें से फैक्ट्स जो हैं, इससे ऑप्शनल आपके बन जाते हैं क्वेश्चन, तो आप उसको सारे को पढ़ जाइएगा, हर लेसन वाले को
पढ़ जाइएगा जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है ना। चलिएगा, एक मैं डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ जिससे ये जो मूल रंग, द्वितीयक रंग, संपूरक रंग पता चल जाएगा कि कौन क्या है, ठीक है। तो उसको मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कहीं एक जगह बना रहा हूँ, थोड़ा सा ही जगह हो, जैसे मान लीजिए इसी को मिटा के हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। इतना नोट कर लीजिएगा एक बार। जैसे देखिए एक त्रिभुज जैसे बना लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप लाल, हरा और नीला। ये हमारा क्या है? प्राथमिक रंग है। ये क्या हमारे प्राथमिक रंग है। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब लाल और हरा को मिलाएंगे, लाल और हरा को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे, तो हमें पीला रंग मिलेगा। कौन रंग मिलेगा? पीला रंग। जब लाल और नीला को मिलाएंगे, लाल और नीला को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा मैजेंटा, मैजेंटा मिलेगा, ठीक है। और जब हरा और नीला को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? सियान कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? सियान कलर मिलेगा। और बीच में हम लिख दे रहे हैं सफेद। क्या? सफेद। यानी मैजेंटा और हरा को मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा आपका? सफेद। या लाल और सियान को मिला दीजिएगा तभी क्या बन जाएगा आपका? सफेद। या पीला और नीला को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सफेद बन जाएगा, ठीक है। तो इन कलर को ऐसे मिलाएंगे तो आपके रंग प्राप्त होते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आप भी क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। ये हमारे प्राथमिक रंग हैं जो शीर्ष पे हैं, ठीक है। जो शीर्ष पे हैं, जो शीर्ष वाला कलर है, शीर्ष पर जो रंग है वो क्या है हमारा? वो क्या है? मूल रंग है। क्या है? मूल रंग, ठीक है। उसके बाद से जो भुजा पे हैं, यानी जो भुजा पर जो रंग है वो क्या है हमारा? द्वितीयक रंग है। कौन सा है? द्वितीयक रंग है, द्वितीयक रंग, ठीक है। और उसके बाद से ये और ये मिलके जो सफेद बना रहे हैं, ये मिलके यानी जो विकर्ण हैं, ठीक है, या एक दूसरे के जो आमने सामने वाले हैं, यानी आमने सामने वाले जो कलर हैं, आमने सामने वाले जो रंग हैं वो क्या है? संपूरक रंग है। क्या है? संपूरक रंग है, ठीक है। संपूरक रंग है। बात समझ में आई है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस लेसन में ये क्या, इस वीडियो में ये क्या होता है? लेसन समाप्त होता है, इसकी थ्योरी समाप्त होती है। लेसन नहीं, थ्योरी समाप्त हो रही है। इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल से, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।